गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर लास्ट टाइम बच्चों ने टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में बच्चों हमने कई बातें आपको बता रखी हैं ऑलरेडी। हमने बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले ऑटो रेनर साहब ने दिया था बच्चों 1915 में। वाटर पोटेंशियल का मतलब भी हमने आपको बताया है बच्चों कि द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। इस वाटर पोटेंशियल को के दौरान बच्चों हमने आपको केमिकल पोटेंशियल के बारे में बताया था, हमने आपको फ्री एनर्जी के बारे में बताया था, हमने आपको ये भी बताया था बच्चों कि जब हम प्लांट का रिलेशन वाटर से डिस्कस करते हैं तो इस रिलेशन को डिस्कस करने में हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर को ही क्या कह देते हैं बच्चों, वाटर पोटेंशियल कह देते हैं। अब वाटर पोटेंशियल के बच्चों लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में इसका हमने इक्वेशन बताया था आपको। हमने तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई थी बच्चों आपको। हमने बताया था कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। दूसरी बात हमने बताया था बच्चों कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि लेस देन जीरो होता है। तीसरी बात हमने बताई थी बच्चों कि पानी हमेशा मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और हमने कहा था बच्चों कि इन तीनों बातों को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर कई चीज़ें इससे हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। कई यूनिट हमने बताई थी, बार बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था, मेगा पास्कल बताया था। ये सब यूनिट्स हैं किसकी, ये सब यूनिट्स हैं बच्चों आपके वाटर पोटेंशियल की। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, है ना। हमने यहाँ पर भी कई चीज़ें बच्चों आपको बता दी थी। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल में हमने आपको बताया था बच्चों कि तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वाटर पोटेंशियल के, तीनों के नाम हमने नोट कराए थे। मैट्रिक पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल या इसी को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, और तीसरा हमने बताया था बच्चों प्रेशर पोटेंशियल। सबका सिंबल भी हमने बताया था और हमने ये भी बताया था बच्चों कि वाटर पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी हमने आपको बताया था बच्चों, और मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में जब हमने बताया था बच्चों तो हमने ये भी बताया था कि ऑस्मोसिस में जो मैट्रिक पोटेंशियल है इसको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। इनसिग्निफिकेंट मानते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम मैट्रिक पोटेंशियल को जनरली नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फाइनल इक्वेशन हमने क्या लिखाया था बच्चों आपको, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, है ना। यानी कि वाटर पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ कौन कौन सा बच्चों, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो ये हमने बताया था बच्चों। फिर हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा कंपोनेंट, है ना। दूसरे कंपोनेंट में हम लोग पढ़ रहे थे सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यहाँ पर हमने बताया था बच्चों कि द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल बाय द एडिशन ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड एज सल्यूट पोटेंशियल, है ना। या इसी को क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। हमने बताया था कि इसकी वैल्यू हमेशा किस में आती है, निगेटिव आती है ना। वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने ये दोनों कंपोनेंट के बारे में आपको बता दिया था, है ना। मैट्रिक पोटेंशियल और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों तीसरे कंपोनेंट की। अब पहला कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में जो हेडिंग पड़ी थी बच्चों, है ना, जो जिस तरह से भी आप नोट कर रहे थे, तो अब यहाँ पर हम तीसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों। तीसरी हेडिंग है, हेडिंग डाल लेंगे प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों साई पी से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से। अब यहाँ पर जिस भी तरह से आप हेडिंग डाल रहे होंगे, ए बी सी करके डाल रहे होंगे तो सी डाल लीजिएगा, 1 2 3 करके डाल रहे होंगे तो 3 डाल लीजिएगा, है ना। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, है ना। देखो आप याद करो बच्चों, अभी हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसका नाम था प्लांट सेल एज ऑस्मोटिक सिस्टम। वहाँ पर हमने एक बात बताई थी बच्चों, है ना। हमने क्या बताया था कि जब हम प्लांट सेल को रख दें कहाँ पर, जब हम प्लांट सेल को वाटर में रख दें, है ना, या प्लांट सेल को कहाँ रख दें बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन में, तो पानी क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर जाने लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हो, एंडोस्मोसिस। याद आ रहा है आपको। फिर हमने बताया था बच्चों एंडोस्मोसिस में जब पानी अंदर जाने लगता है तो जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल बिकम्स टर्जिड, फूल जाता है। और जब ये फूल जाता है बच्चों तब क्या करता है, इट क्रिएट्स ए प्रेशर ऑन द सेल वॉल, है ना। ये प्रेशर लगाता है किस पे, सेल वॉल पे। और इसको आपने अपनी कॉपी में लिखा है, इस प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। फिर आगे आपने अपनी कॉपी में लिखा है बच्चों कि सिंस सेल वॉल इज रिजिड एंड इलास्टिक,
इट क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर टू द प्रोटोप्लास्ट, है ना। इक्वल और अपोजिट प्रेशर किस पे लगाता है? प्रोटोप्लास्ट पे। इस प्रेशर को क्या कहते हैं बच्चों? आप अपनी कॉपी में लिख चुके हो। इसको क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर कहेंगे, है ना। तो ये जो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर है बच्चों, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बच्चों प्रेशर पोटेंशियल के अंतर्गत, है ना। तो बात क्लियर हुई कि प्रेशर पोटेंशियल इंक्लूड टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, ठीक है ना। अब इतनी बातें हमें लिखनी है बच्चों कि जब हम अपने प्लांट सेल को डालेंगे कहां पर? वाटर में, तब कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोस्मोसिस, है ना। तो एक एक पॉइंट हम आपको नोट कराते चल रहे हैं और आप लिखते चलेंगे, है ना। तो चले लिखेंगे बच्चों, व्हेन ए प्लांट सेल इज placed in water, then the process of endosmosis takes place. तो जब हमने बच्चों प्लांट सेल को डाला कहां पर? प्लांट सेल को जब हमने डाला पानी में तो एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होने लगी, है ना। अब एंडोस्मोसिस का मतलब कि पानी कहां से कहां जाने लगा? पानी जाने लगा सेल के अंदर, है ना। अब आगे लिखेंगे बच्चों, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस की वजह से, ड्यू टू एंडोस्मोसिस द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल बिकम्स टर्जिड, टर्जिड मतलब होता है बच्चों फूल जाना, बिकम्स टर्जिड एंड इट क्रिएट्स ए प्रेशर ऑन द सेल वॉल। और ये बच्चों क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। प्रोटोप्लास्ट टर्जिड हो जाएगा और प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा कहां पर? सेल वॉल पे। अब इस प्रेशर को क्या कहते हो बताओ? आप तो लिख चुके हो, इसको क्या कहोगे? टर्गर प्रेशर, है ना। तो फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहेंगे बच्चों? टर्गर प्रेशर। और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? इसका टिम सिंबल टीपी, ठीक। अब आगे की बात भी पता है बच्चों कि जब ये प्रोटोप्लास्ट प्रेस करता है सेल वॉल को तो उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब सेल वॉल भी क्या करेगा? इक्वल और अपोजिट प्रेशर लगाएगा किस पे बच्चों? प्रोटोप्लास्ट पे। और इस प्रेशर को क्या कहोगे? वॉल प्रेशर, है ना। तो अब जो ये प्रेशर लग रहा है, अब आगे बच्चों आप लिखेंगे, आगे उसी में लिखेगा सिंस cell wall is rigid and elastic, क्योंकि सेल वॉल रिजिड और इलास्टिक होता है, कामा लगाएंगे, आगे लिखेंगे इट क्रिएट्स एन इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर टू द प्रोटोप्लास्ट। तो इक्वल और अपोजिट प्रेशर कहां पर लगाएगा बच्चों? प्रोटोप्लास्ट पे। अब इस प्रेशर को क्या कहोगे? वॉल प्रेशर, है ना। तो फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे दिस प्रेशर इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। ब्रैकेट लिखेंगे WP। अब टर्गर प्रेशर हम जान गए क्या होता है बच्चों, वॉल प्रेशर हम जान गए। अब हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल इंक्लूड टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, है ना। तो फुल स्टॉप लगाकर आगे लिख लेंगे बच्चों, द प्रेशर पोटेंशियल include टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, है ना। तो प्रेशर पोटेंशियल के अंतर्गत आएगा टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर।
इस तरह से बच्चों तीनों कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा मैट्रिक पोटेंशियल, हमने पढ़ा सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है ना। तो खूब एग्जाम में आता है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, तो इसको अच्छी तरह से हम क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। अब कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल के बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। हेडिंग डालेंगे बच्चों मेजरमेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, है ना। वाटर पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं, वाटर पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं बच्चों। देखो वाटर पोटेंशियल को निकालने के कई तरीके हैं, बहुत डिटेल में हमें नहीं चलना है ना। बहुत डिटेल में आप आगे क्लासेस में कभी जाओगे तो पढ़ोगे बच्चों, तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। यहाँ पर हम कुछ खास मेथड के नाम बता रहे हैं आपको जिनसे वाटर पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। तो सिंपली उनका हम क्या लिख लेंगे बच्चों, नाम लिख लेंगे, है ना। तो लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वाटर पोटेंशियल मेजरमेंट आर एज फॉलोज, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के, ये निम्नलिखित है ना। नाम नोट करेंगे बच्चों, है ना, एक एक करके नाम नोट कर लेंगे। पहला है वॉल्यूम मेथड, अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करोगे तो ये कराया भी जाता है ना, वॉल्यूम मेथड। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक मेथड। तीसरा है फॉलिंग ड्रॉप मेथड। चौथा है वेपर प्रेशर मेथड। तो इस तरह से बच्चों ये खास मेथड के बारे में हमने बताया कि इन मेथड से हम मेजर करते हैं किसको, हम मेजर करते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक, अब और आगे बढ़ेंगे बच्चों वाटर पोटेंशियल में, और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल। हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल। अब देखो बच्चों कुछ खास फैक्टर के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। बच्चों देखो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी की क्षमता मूव करने की क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर कहाँ लगाए, द वाटर पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम एक ग्राफ भी बनाते हैं बच्चों। ग्राफ बना दोगे तो नंबर थोड़ा अच्छा मिलेगा, है ना। तो क्योंकि आपकी तो रिटर्न में है ना, तो ग्राफ भी बनाना है हमें। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर और वाटर पोटेंशियल के बीच में जब हमने ग्राफ बनाया बच्चों तो ये ऐसे ग्राफ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ भी आप बना लेंगे बच्चों, है ना। और इस ग्राफ के माध्यम से हम ये दिखाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बच्चों सेकंड हेडिंग डालेंगे प्रेशर। सेकंड हेडिंग डालेंगे प्रेशर। देखें बच्चों अगर हम प्रेशर की बात करें, है ना,
अगर हम प्रेशर की बात करें तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है बच्चों, वैसे ही प्रेशर बढ़ाने से भी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है ना। तो लिखेंगे इसमें, है ना, लिखेंगे बच्चों बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, कामा लगाएंगे, द वाटर पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। तो बच्चों प्रेशर बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब इसका भी ग्राफ बना लेंगे, ऐसे ही ग्राफ बनेगा बच्चों। टेम्परेचर की जगह हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर की जगह हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रेशर, है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका, है ना। तो ये ग्राफ बना लो बच्चों कि प्रेशर बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, थर्ड हेडिंग डालेंगे, थर्ड हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों ये तो आप पहले से ही जानते हैं, है ना, हमने बताया था शुरू में ही कि वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का वो 0 होता है, और हमने बताया था कि जैसे जैसे सॉल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे 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 वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो अगर हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बच्चों तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीजेस, है ना, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो लिखेंगे इसके बारे में बच्चों, लिखेंगे बाई इंक्रीजिंग concentration of solution, कामा लगाएं, the water potential will be decreases, water potential will be decreases। अब बच्चों इसका हमें ग्राफ बनाना है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों। अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आपको क्या करना है, बना लेना है। तो इस तरह से बच्चों हमने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल घटेगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये बढ़ाने से जो आपका वाटर पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कम हो जाएगा। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए किसके, ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए बच्चों वाटर पोटेंशियल के। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ वाटर पोटेंशियल, है ना। तो वाटर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में इसमें से आता है ना। और हमने सारी चीज़ों को आपको विस्तार से बता दिया बच्चों। हमने वाटर पोटेंशियल की परिभाषा बता दी, हमने ये भी बताया रेनर साहब के बारे में बताया, हमने और भी बातें बताई, केमिकल पोटेंशियल, फ्री एनर्जी, इसका जो फार्मूला है ना, इक्वेशन है, वो बताया बच्चों। तीनों बातें हमने आपको बताई, कंपोनेंट्स हमने बताए, मेजरमेंट्स बताया और फैक्टर्स बताया। तो वाटर पोटेंशियल के बारे में जो खास बातें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले, दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी वेरी शार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ना, कभी कभी वेरी शार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। जब हम इनहिबिशन आपको बता रहे थे तो हमने कहा था कि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना, तो वो भूले नहीं है, उसकी चर्चा हमें करनी है। तो एक छोटा सा बच्चों हम आपको 1 नंबर का कभी कभी आता है तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो एक और टर्म है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों, हेडिंग डालिएगा, वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, DPD, या इसी को हम कहते हैं बच्चों सक्शन प्रेशर, है ना, इसी को क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर, और ब्रैकेट लिख लेंगे SP। तो ये एक आध बार आया बच्चों 1 नंबर, है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या फिर सक्शन प्रेशर, है ना, DPD और SP। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, इसके बारे में भी हम जानते हैं। पहले तो इन दोनों टर्म के बारे में जान लो, है ना। ये जो डिफ्यूजन प्रेशर टर्म है बच्चों, इस टर्म को एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम है बच्चों BS मेयर, है ना। किसने दिया था इस टर्म को, BS मेयर साहब ने दिया था।
और जो ये सक्शन प्रेशर टर्म है इसी के लिए यूज किया जाता है। इस नाम को किसने दिया था बच्चों? इस नाम को दिया था रेनर साहब, है ना। किसने दिया था बच्चों? रेनर साहब ने। तो सबसे पहले तो हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे ये दोनों टर्म किसने प्रपोज किया था, है ना। तो लिख लो बच्चों, लिखेंगे द टर्म DPD was given by B.S. Meyer, while जबकि the term SP suction pressure was given by Rayner, was given by Rayner। ठीक, तो ये दोनों टर्म किसने दिया था बच्चों? ये हमने आपको बताया कि DPD टर्म BS मेयर साहब ने दिया था, और जो SP टर्म है ये किसने दिया था? ये रेनर साहब ने दिया था, है ना। अब बच्चों हम जाने कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता क्या है ना। DPD होता क्या है बच्चों, है ना। ध्यान से सुनो, बहुत सरल है। DPD इज द डिफरेंस, है ना। ये क्या है बच्चों? डिफरेंस है, अंतर है। डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। ये डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है किसके किसके बीच में बच्चों? बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना। तो क्लियर हो गई बात। इसको हम अपनी कॉपी पे नोट करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे, लिखेगा, लिखेंगे द DPD is the difference of diffusion pressure between solution and solvent। ठीक, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच के डिफ्यूजन प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम कहते हैं DPD। अब DPD के एक बच्चों फार्मूला भी है ना, फार्मूला भी नोट कर लेंगे। DPD इसी को बच्चों SP कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लें इज इक्वल टू OP माइनस TP। ये फार्मूला है किसका? ये फार्मूला है बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का, सक्शन प्रेशर का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को आप क्या करोगे? नोट कर लोगे, है ना। तो इस तरह से बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पे कभी कभी एक नंबर का सवाल आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इतनी बात आप क्या करेंगे? इतनी बात आप लिख देंगे, है ना। इतनी बात आप लिख देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर हो गया बच्चों। अब हम नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों और जिसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। उस टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम शुरू करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पौधों के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करना, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, अब बच्चों देखो बहुत सारी चीजें एक लेमैन भी जानता है कि पौधा पानी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से, है ना। तो नॉर्मली जो लैंड प्लांट्स होते हैं बच्चों सॉइल में पाए जाते हैं, और पानी कहाँ से मिलता है उनको? सॉइल से मिलता है। तो पौधा पानी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से बच्चों? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब पौधे का कौन सा पार्ट पानी एब्जॉर्ब करता है बच्चों? ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैक्सिमम केसेस में जो रूट होता है ना, जो रूट होता है बच्चों वो पानी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? सॉइल से। और यही पानी रूट से शूट में जाता है, शूट से कहाँ जाता है? लीफ में, और बाद में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कहाँ चला जाता है बच्चों? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये चीजें क्लियर हुई बच्चों कि पौधा पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। पौधे का कौन सा पार्ट पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से? नॉर्मली रूट। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, जब
पौधा पानी एब्जॉर्ब किया बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि सॉइल से पानी जाता है और रूट के कहाँ तक पहुँचता है बच्चों, जाइलम तक। जाइलम और फ्लोएम जानते हो बच्चों, आपको पता है कि जाइलम में क्या होता है, वाटर जाता है, फ्लोएम से क्या होता है, फूड की सप्लाई होती है। तो पौधा पानी जब एब्जॉर्ब करता है बच्चों सॉइल से, तो रूट में जो जाइलम होता है पानी वहां तक पहुंचता है। अब अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते किसको है ना, बहुत सरल, बहुत आसान परिभाषा हम आपको बताते हैं बच्चों कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते किसको है ना। तो देखो, अब कोई आपसे पूछे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता क्या होता है, तो क्या बताओगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का मूव करना, कहां से कहां, फ्रॉम सॉइल, कहां से बच्चों, सॉइल से, और कहां तक, अप टू द जाइलम ऑफ रूट, कहां तक बच्चों, रूट के जाइलम तक। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या कहेंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो क्लियर हो गई बात कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू द जाइलम ऑफ रूट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते किसको हैं, डेफिनेशन क्या है ना। तो लिखेंगे बच्चों, लाइन चेंज करके हेडिंग डाल लें, ये नया टॉपिक है ना। लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से चला कहां तक पहुंचा, अप टू द जाइलम ऑफ रूट is called absorption of water। तो ये बच्चों हमने बताया वाटर के एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की हमने बताई आपको डेफिनेशन, ठीक। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अब ये याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें आपको बताते हैं, है ना, कुछ और चीजें आपको बताते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, देखो बच्चों, सपोज करो कि ये है एक लैंड प्लांट, ये है एक लैंड प्लांट, है ना। अब देखो बच्चों, ये चीज हम जान गए। अब ये लैंड प्लांट है, ये क्या है, ये है सॉइल, है ना। तो ये हम चीज जान गए बच्चों कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं, है ना, ये क्या करेंगे, लैंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, है ना। ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, है ना। तो एक चीज क्लियर हुई कि लैंड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो सॉइल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो सॉइल है, सॉइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ वाटर, है ना। सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, पानी को स्टोर करने में। अरे भैया, जब पानी स्टोर ही नहीं होगा तो पौधा लेगा कहां से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट काम क्या करता है बच्चों, ये वाटर को स्टोर करने का काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, वो क्या है भैया, है ना, वो है एंड इट प्रोवाइड मीडियम, है ना। ये मीडियम प्रोवाइड करता है, किस लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट, है ना। ये क्या करता है बच्चों, रूट को ग्रोथ करने के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करता है, और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्टोरेज ऑफ वाटर, है ना। अब आपसे कोई पूछे कि सॉइल में तो पानी स्टोर होता है, लेकिन सॉइल में पानी आता कहाँ से है ना। उत्तर तो आपको पता है बच्चों कि सॉइल में पानी आता है किसके द्वारा, बाई रेन। किसके द्वारा आता है बच्चों, रेन के द्वारा, बरसात के द्वारा। तो जब बारिश होगी तो पानी सॉइल में जाएगा और पौधा सॉइल से पानी ले लेगा, ठीक। तो
तो इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों कि लैंड प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सॉइल से, एक चीज। दूसरी चीज सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्टोरेज ऑफ वाटर, है ना। और दूसरा किसमें बच्चों, ये मीडियम प्रोवाइड करता है किसका, किसमें, ग्रोथ ऑफ द रूट। अब एक बात हमने और बताई कि सॉइल को पानी कहाँ से मिलता है, सॉइल को पानी मिलता है बच्चों रेन से, बारिश से, बरसात से, है ना। तो सॉइल को पानी कहाँ से मिलता है, सॉइल को पानी मिलता है रेन से, है ना। तो अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई बच्चों हमने, इन बातों को हमें अपनी कॉपी पर नोट करना है ना। परिभाषा तो हो गई, अब नेक्स्ट लाइन से लाइन चेंज करके हमें बच्चों लिखना है ना। तो लाइन चेंज करके लिखेंगे बच्चों, लिखेगा लिखेंगे बच्चों, द लैंड प्लांट्स absorbs water from soil। लैंड प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं कहां से, सॉइल से। फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे बच्चों, द सॉइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट, जो बात हमने बताई वही नोट करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ वाटर। सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्टोरेज ऑफ वाटर। आगे लिखेंगे बच्चों, एंड इट प्रोवाइड, और ये प्रदान करता है, एंड इट प्रोवाइड मीडियम, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, माध्यम प्रोवाइड करता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट, है ना। किसके द्वारा बच्चों, रूट के द्वारा, है ना। तो रूट का मीडियम रूट को प्रोवाइड करता है जिससे रूट क्या कर सके, ग्रो कर सके, रूट की ग्रोथ हो सके। अब हमने एक बात और बताई कि सॉइल को पानी कहाँ से मिलता है बच्चों, सॉइल को पानी मिलता है रेन से, बारिश से, है ना। तो फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे, द सॉइल गेट्स वाटर, सॉइल को पानी मिलता है, कहाँ से मिलता है, फ्रॉम रेन, है ना। तो सॉइल को पानी कहाँ से मिला बच्चों, सॉइल को पानी मिला रेन से, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इतनी बातें नोट हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो बच्चों, एक बात तो शुरू में ही हमने आपको बता दिया कि पौधे का कौन सा पार्ट पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इसका आंसर आपने जाना बच्चों कि रूट जो है वो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करता है ना। तो हम ये जान गए हैं बच्चों कि नॉर्मली द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट। किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है बच्चों, रूट के द्वारा। लेकिन एक चीज और बच्चों कि कभी कभी, है ना, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस या अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो लीव्स होती हैं और जो स्टेम होती हैं, दे कैन आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, है ना, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। लेकिन सबसे नॉर्मल जो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम है बच्चों, वो किसका है, वो रूट का है ना। तो लाइन चेंज करके हम लिखेंगे बच्चों, है ना, लाइन चेंज करके लिखेंगे, लिखेगा द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लाइन चेंज करके लिखना है बच्चों, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नॉर्मली टेक्स प्लेस थ्रू रूट, है ना। तो नॉर्मली किसके द्वारा होता है, रूट के द्वारा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में पौधों को कोई दिक्कत आ गई, कुछ खास कंडीशन आ गई, तो स्टेम और लीफ भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। तो आगे लिख लेंगे बच्चों, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन कुछ कंडीशंस में, है ना, कामा लगाएं, द स्टेम एंड लीव्स कैन आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, है ना। तो कुछ कंडीशन में जो स्टेम है और जो लीफ है, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी बातें बच्चों हम लोगों ने जानी। अब और आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। देखो बच्चों,
ये तो हम जान गए कि पानी को एब्जॉर्ब करने का काम रूट करता है। अब रूट में हम देखेंगे बच्चों कि रूट का कौन सा हिस्सा पानी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ना। तो बच्चों अगर हम रूट के बारे में बात करें तो जनरली जो पानी एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा वो कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब करता है, टर्मिनल पोर्शन। कौन सा बच्चों, टर्मिनल पोर्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि रूट में रूट का टर्मिनल पोर्शन मेनली इन्वॉल्व होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। तो फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे बच्चों, लिखेगा द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट, the terminal portion of root is mainly responsible for the absorption of water। तो जो टर्मिनल पोर्शन है बच्चों रूट का, ये प्रमुख रूप से जिम्मेदार है किसका, प्रमुख रूप से जिम्मेदार है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। ये हमने बताया पानी को रूट एब्जॉर्ब करता है, ये भी हमने बताया कि रूट का कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब करता है, टर्मिनल पोर्शन, है ना। अब देखो बच्चों अगर हम टर्मिनल पोर्शन की बात करें तो रूट का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो उसमें 3 जोन हमको मिलते हैं। कितने जोन, 3 जोन, है ना। तो रूट का बच्चों जो टर्मिनल पोर्शन है उसमें हमको 3 जोन मिलता है ना। उन जोन का हम नाम आपको बताते हैं, है ना। तो अब लाइन चेंज करके बच्चों हमें लिखना है ना। लाइन चेंज करके हमें लिखना है, लिखेंगे द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 जोन्स, है ना। तो रूट के टर्मिनल पोर्शन में बच्चों हमें 3 जोन्स मिलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट जोन्स मिलते हैं। कौन कौन सा बच्चों नोट करेंगे, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर है बच्चों दूसरा जोन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर है बच्चों तीसरा रूट हेयर जोन, है ना। तो जो ये टर्मिनल पोर्शन होता है बच्चों रूट का, ये टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट, यहाँ पर हमें 3 जोन मिलता है। कौन कौन सा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन और रूट हेयर जोन, है ना। तो ये 3 पोर्शन बच्चों हमें मिलता है। तो अब देखो हमने कई चीज जाना, पानी एब्जॉर्ब रूट करता है, रूट का कौन सा, टर्मिनल पोर्शन करता है। टर्मिनल पोर्शन में कितने पार्ट हैं, कितने जोन हैं, 3 जोन हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि ये जो 3 जोन हैं इसमें से पानी सबसे ज्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब होता है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे कि इन 3 जोन में पानी कहाँ से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और इसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे नेक्स्ट टर्म पे इसी के आगे हम लोग बच्चों कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।